हेलो गाइस व्हाट्सअप। स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट हम देखते हैं। तो इसमें हमें सेंटर स्टेट रिलेशन डिस्कस करना है। तो इसमें जो आर्टिकल डिस्कस करने हैं वो है रेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, देन है प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, फिर है आर्टिकल 131 जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन, देन रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। फिर देखेंगे इनर लाइन परमिट, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल और जो दादरा एंड नागरा हवेली और दमन एंड दीव जो मर्ज किए गए हैं। देन हम देखेंगे 6 शेड्यूल। तो ये हमारा लेक्चर 4 का कंटेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट आर्टिकल। तो इसमें जो फर्स्ट है हमारा दैट इज नीति आयोग। तो ये न्यूज़ में क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट की है नीति आयोग और जो इसके वाइस चेयरमैन को रीनेम किया है दैट इज राजीव कुमार और अपॉइंट किया है होम मिनिस्टर को एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर। और इसका बैकग्राउंड क्या है कि जो प्लानिंग कमीशन है वॉज इनिशियली सेटअप की गई थी 1950 में, एक एजेंसी जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करती थी कंट्री के अंदर। और जो प्लानिंग कमीशन है उसके 2 ड्यूटीज़ थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे आप। पहला है कि जो इम्प्लीमेंट करना 5 ईयर प्लान होता है। सेकंड कि प्रोवाइड करना फाइनेंसिस टू द स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2015 के अंदर एज अ थिंक टैंक और एडवाइजरी बॉडी है गवर्नमेंट की जिसने रिप्लेस कर दिया था प्लानिंग कमीशन को। अब परफॉर्मेंस देख लेते हैं नीति आयोग की कि लॉन्चिंग ऑफ वेरियस इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम। फर्स्ट है कि मेजरिंग परफॉर्मेंस और रैंकिंग स्टेट क्रिटिकल सेक्टर्स के अंदर। और ये 7 प्रोग्राम दैट इज सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल और एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये अलग प्रोग्राम है। थर्ड है कि डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस टू स्टेट। तो ये प्रोग्राम्स है इसके सभी, तो आप ये अपने मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। और एनेबलिंग एविडेंस है जो बेस पॉलिसी मेकिंग और एनहेंस करते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को विद लॉन्ग टर्म विजन। ये 3 ईयर नेशनल एक्शन एजेंडा और स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। तो इंपॉर्टेंट रहती है हमारे लिए GS3 के लिए और GS2 के नोट्स डायरेक्टली इससे बनते हैं। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, तो ये सभी फोरम्स। तो प्रमोट एंटरप्रेन्योर और इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ये अटल इनोवेशन मिशन है जो इस्टेब्लिश किया गया था अटल थिंकिंग लैब इन इंडिया, जिसने ये जो अटल इनोवेशन मिशन है उसने इस्टेब्लिश करी थी। अटल थिंकिंग लैब्स इन इंडिया हैज़ ऑलरेडी डन कमेंडेबल वर्क इन इम्प्रूविंग द इनोवेशन सिस्टम इंडिया के अंदर। जो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट है 2017 की और वुमेन फर्स्ट प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है तो डिफरेंट इनिशिएटिव दिए गए हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को बताते हुए अब कंपोजिशन देख लेते हैं कि इसमें जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं, दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। वाइस चेयरपर्सन एंड CEO होते हैं, फुल टाइम मेंबर होते हैं और अप टू 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। और 4 यूनियन मिनिस्टर होते हैं एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। और जो गवर्निंग काउंसिल होते हैं जिसमें सभी चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं जो डिफरेंट स्टेट के। एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं और 8 UT हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। रीजनल काउंसिल्स होती हैं विच विल बी फॉर्म टू एड्रेस स्पेसिफिक इशू। और जो एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट भी होते हैं, प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं जिसमें रिलेवेंट डोमेन में नॉलेज होती है उन्हें एज अ स्पेशल इनवाइटी। इसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि इन्वॉल्व करता है कि शेयर्ड विजन नेशनल डेवलपमेंट का। प्रायोरिटी सेक्शंस होती है स्ट्रेटेजी, जिसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है स्टेट का भी, जिसमें हमने नीति आयोग के चैप्टर में भी लक्ष्मीकांत में डिस्कस किया था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये पूरा ही क्रिस्टल क्लियर आपको हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं इसका कि जो रेशनलाइजेशन है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो आपको ट्रिक से याद कराई गई थी कि जब हम किसी भी आप देखते हैं कि शो TV पे शो चलता है तो स्पॉन्सर होते हैं कहीं, तो वो किसी एक से नहीं किया जाता। तो इसमें जो भी स्पॉन्सर आता है तो ये सेंटर और स्टेट में शेयर होता है उस फंड का। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो 100% सेंटर का होता है। तो जो चेयरमैन है 15 फाइनेंस कमीशन के हैज़ वॉइस डेट कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उन्हें रेशनलाइजेशन करने की रिक्वायरमेंट है कि जो फंड का एलोकेशन है उसका जो भी चेंजेस है। और तो उसके सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। वो प्लान ट्रांसफर है स्टेट को यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो इम्प्लीमेंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन सेक्टर जो स्टेट के अंदर आता है और जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो बिगेस्ट कॉम्पोनेंट है सेंट्रल असिस्टेंट जो स्टेट प्लान का, वेयर जो स्टेट है डू नॉट हैव मच फ्लेक्सिबिलिटी। और जो इनिशियल ईयर ऑफ प्लानिंग है इंडिया के अंदर तो जो नंबर ऑफ CSS है वो लार्ज थे 190 थे एट द एंड ऑफ 5th प्लान, जो इंक्रीज हो गए 360 पे एट द एंड ऑफ 9th प्लान। तो हम यही आगे डिस्कस करेंगे। ये जो स्कीम्स है
कि कैसे इनके अच्छा बनाया गया, इनको जो नंबर में रिड्यूस किया गया। तो जो करंट स्ट्रक्चर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का वो दिया गया है कि टाइप ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। तो पहले आप रखेंगे COC, दैट इज कोर ऑफ द कोर। ये कोर ऑफ द कोर टाइप की जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है वो 6 टाइप की है। और जो क्राइटेरिया क्या है कि जो कंपलसरी इसमें स्टेट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो फंडिंग है, जो जनरल क्राइटेरिया की स्टेट्स हैं वो उसमें एग्जिस्टिंग पैटर्न चल रहा है। और जो स्पेशल कैटेगरी की स्टेट है, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होती हैं, तो वहाँ पे भी एग्जिस्टिंग जो चल रहा है वहाँ पे। तो इसमें आप ध्यान कर रखेंगे ये जो 6 कोर स्कीम है, तो आप कैसे याद रखेंगे कि जो नीचे की ये 4 स्कीम है तो ये सभी अम्ब्रेला स्कीम है। तो किस किस के लिए आई है? SC, ST, माइनॉरिटी प्लस OBC। तो ये तीनों कैटेगरी आप याद ही रहती है, ST, OBC और माइनॉरिटी। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये 4 तो आपको ऐसे याद हो गई, प्लस ये MG नरेगा। और ये है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ये सीनियर सिटीजन के लिए इनकी कोई हेल्प के रिगार्डिंग। तो ये 6 स्कीम आपको ध्यान रहेंगी इस तरीके से। नेक्स्ट है कि जो कोर स्कीम्स है, हमने जो कोर ऑफ द कोर पढ़ लिया 6 स्कीम। जो कोर स्कीम है वो ओवरऑल 20 है। इसमें भी कंपलसरी पार्टिसिपेशन है स्टेट का। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जनरली है, जैसे 60 और 40 रेशो है। और जो स्पेशल है उसमें 90 और 10 में। इसमें 60 क्या है कि जो 60 है वो सेंटर देती है और जो 40 वो स्टेट द्वारा दिया जाता है। यहाँ पे 90 जो नीचे है इस स्पेशल कैटेगरी में 90 इज बाय सेंटर एंड 10 बाय स्टेट। अब जो इसमें ये स्कीम्स के नेम दिए गए जो 20 है, तो जब आप स्कीम की सीरीज कर लेते हैं या स्कीम की कोई भी मैगजीन कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपके लिए इजीली हो जाते हैं नाम याद रखना। नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो ऑप्शनल है 2 कि स्टेट चूज कर सकती है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। जो जनरल कैटेगरी का स्टेट है इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए वो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और नीचे है कि जो स्पेशल इसमें सम अदर ये 50-50% का रेशियो होता है, उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम। जो स्टेप्स टेकन लिए गए टुवर्ड द रेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जो स्टेट है वो टेकन इनटू डिलिब्रेशन कि जो भी डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं स्टेट की, किससे? फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। और जो नंबर ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो भी रिड्यूस कर दी गई है फ्रॉम 66 to 28 एंड दे वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। और इंक्रीज कर दी चॉइस जो भी स्टेट को दी गई थी एंड टू सेलेक्ट ऑप्शनल स्कीम्स दे वांट टू इम्प्लीमेंट। और जो भी रिजिडिटी थी फंड की कि इतना फंड इस स्कीम में लगाना है तो वो भी रिड्यूस कर दी गई है। जो फ्लेक्सी फंड्स हैं जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के लिए अवेलेबल होते थे वो रेज कर दी गई फ्रॉम 10% to 25% फॉर द स्टेट और 30% यूटीज के लिए फॉर ओवरऑल एनुअल एलोकेशन अंडर ईच स्कीम। तो ये भी यहाँ तक आपको पूरे ही क्लियर होना चाहिए। और जो इवेल्यूशन है CSS का, दैट इज सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का जो अप्रूवल है स्कीम का वो को टर्मिनस होता है, जो भी फाइनेंस कमीशन का साइकिल होता है। और जो नीति आयोग है वो प्रोसेस को एवेल्युएट करते हैं जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल कि प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज की न्यूज़ में क्यों है कि रिसेंटली ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदी दिवस जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने प्रपोज किया है कि वो प्रमोट करें हिंदी को एज अ कंट्री कॉमन लैंग्वेज। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इसे प्रमोट करने का? तो आर्टिकल 351 में ये बताया गया है कि ये ड्यूटी है यूनियन की कि वो प्रमोट करें द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो ये पूछा जा सकता है कि ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आप ध्यान रखेंगे। और इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, डेट इज 351। तो ये हम जो DPSP में डिस्कस करते हैं कि जो आउटसाइड द परव्यू ऑफ पार्ट 4, तो 1 को हम कोरिलेट करते हैं हिंदी से बिकॉज उसमें अभी हम डिस्कस करेंगे कि अभी भी जो 350A आता है ये भी जो पार्ट 4 उससे बाहर है। तो A को हम याद रखते हैं अम्मा से, तो ये भी मदर टंग को जो हेल्प होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो डेवलप करना इट्स सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। और सिक्योर करना इसका एनरिचमेंट बाय असिमुलेटिंग विदाउट इंटरफेयरिंग विद इट जीनियस जो फॉर्म और स्टाइल और एक्सप्रेशन। और जो आर्टिकल 120 और 2110 210 है वो रिगार्डिंग लैंग्वेज वो यूज़ होता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में रेस्पेक्टिवली। और ये क्यों यूज़ होता है? फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। और जो आर्टिकल 343 है स्टेट करता है कि जो हिंदी है जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है वो ही ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की। और यही पावर देती है पार्लियामेंट को कि वो डिसाइड कर सके किसी कानून के थ्रू कि जो भी लैंग्वेज यूज़ करनी है फॉर ऑफिशियल वर्क। और जो आर्टिकल 344 है वो प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्लियामेंट्री कमेटी
एवरी 10 ईयर की जो भी रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट साहब को रिगार्डिंग की प्रोग्रेसिव यूज़ करना हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूनियन के लिए, और जो इंग्लिश है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। तो ये सभी आर्टिकल 351 को आप 1 को एच से याद करेंगे कोऑर्डिनेट करके, और जो आर्टिकल 120 2 और 10 है वो रिगार्डिंग है यूज़ ऑफ लैंग्वेज पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में बिजनेस को ट्रांसलेट करने के लिए हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। और जो आर्टिकल 343 है वो स्टेट करता है कि हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप टेस्ट लगाएंगे ऑलरेडी हमारी सीरीज चल रही है तो वहाँ पे आपको कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। और जो आर्टिकल 344 है वो प्रोवाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का एवरी 10 ईयर की जो रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग यूज़ करना प्रोग्रेसिव यूज़ करना हिंदी लैंग्वेज का फॉर द ऑफिशियल पर्पज यूनियन के लिए, और रिस्ट्रिक्ट करता है यूज़ का इंग्लिश का। अब जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेजेस, जो आर्टिकल 29 है वो देता है हर इंडियंस को द राइट टू अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। और जो आर्टिकल 30 है प्रोवाइड करता है राइट टू माइनॉरिटी की वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी इसके पहले लेक्चर में पढ़ा है कि एस्टेब्लिश कर सकते हैं एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और फॉर ऑल द माइनॉरिटीज जो भी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। और जो आर्टिकल 350 ए है जो भी आपको मैं प्रीवियस बता रहा था कि ए को याद रखेंगे अम्मा से, तो ये क्यों याद रखा है बिकॉज मदर टंग इसमें कीवर्ड आ रहा है कि फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी एज, तो ए से अम्मा आप ऐसे याद रहेगा आपको। 351 आपको हिंदी ऐसे याद रहेगा। और जो आर्टिकल 350 बी है वो स्पेशल ऑफिसर है फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये चैप्टर हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अब देखते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो ये कॉमनली अंडरस्टूड है कि जो 3 लैंग्वेज रिफर की गई हैं वो क्या है, वो हिंदी है, इंग्लिश है और कोई भी रीजनल लैंग्वेज उस रेस्पेक्टिव स्टेट की। और जो टीचिंग है हिंदी की अक्रॉस द कंट्री वो क्रिस्टलाइज की गई इनटू अ पॉलिसी, और जिसको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट बोला गया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 का। और इट वाज अगेन मोटेड इन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2019, बट लेटर जो आइडिया है ये ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम द ड्राफ्ट। ये जो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है इसकी बात चल रही है। और जो स्टेट है वो हैज़ बीन फॉलोइंग द 2 लैंग्वेज फॉर्मूला फॉर मैनी डिकेट्स, की स्टेट 2 लैंग्वेज फॉर्मूले को मैनी डिकेट्स से फॉलो कर रही है, अंडर विच की केवल इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज को कंपलसरी किया गया है स्कूल्स के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कि जो आर्टिकल 131 है दैट इज ओरिजिनल जुडिक्शन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का। तो रिसेंटली केरला और छत्तीसगढ़ ने फाइल किया एक सूट इन द सुप्रीम कोर्ट, चैलेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वेरियस सेंट्रल लॉज की अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो आर्टिकल 131 देखते हैं कि ये क्या कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टॉक है अबाउट द ओरिजिनल जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का, जो हमारी एपेक्स कोर्ट है जो डील करती है डिस्प्यूट। तो ओरिजिनल डिस्प्यूट किस रिगार्डिंग है, ये फेडरल डिस्प्यूट है। तो जो आप आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे यही मेंशन करते हैं कि आर्टिकल 131 डील विद द ओरिजिनल जुडिक्शन रिगार्डिंग द फेडरल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि एक तरफ सेंटर है स्टेट है या एक तरफ स्टेट है दूसरी स्टेट, मतलब बिटवीन द स्टेट बिटवीन अ सेंटर एंड अ स्टेट। एंड दिस मीन्स कि नो अदर कोर्ट कैन एंटरटेन सच डिस्प्यूट, कि जब ओरिजिनल जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है इसका मतलब है कि और कोई कोर्ट इन सभी केसेस को मीन्स जो फेडरल डिस्प्यूट है उसको एंटरटेन नहीं करेगी। और डिस्प्यूट टू क्वालिफाई अंडर 131, तो इस डिस्प्यूट को किसी भी डिस्प्यूट को इसमें क्वालिफाई होने के लिए इट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट जिसमें लीगल राइट का एग्जिस्टेंस हो उस स्टेट के और जो सेंटर जिस पे डिपेंड हो। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यहाँ पे लीगल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग के लिए। तो आपको ये पॉइंट जब भी आर्टिकल 131 का आएगा तो आपको ये पॉइंट मेंशन अपने आंसर राइटिंग में करना ही पड़ेगा कि डिस्प्यूट टू क्वालिफाई अंडर आर्टिकल 131 इट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन विच जो एग्जिस्टेंस है किसी लीगल राइट ऑफ द स्टेट की या सेंटर की डिपेंड करती है। और जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो एक्सटेंड नहीं करता किन केसेस में, कि डिस्प्यूट अराइजिंग किसी भी ट्रेटी एग्रीमेंट के थ्रू कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा नवंबर 1950 है उससे पहले कि कोई भी एग्रीमेंट है ट्रेटी, तो इनमें जो जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वो एक्सटेंड नहीं करता। और जो भी डिस्प्यूट रिगार्डिंग यूज डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल किनका पानी का ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर और सूट किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में देता है, तो इन्हीं तीनों ही केसेस में जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो एक्सटेंड नहीं करता है। जो अदर जुरिस्डिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट के, जो हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में उनकी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट है एडवाइजरी, कि अंडर दिस जुरिस्डिक्शन जो प्रेसिडेंट है वो उनके पास पावर है कि वो ओपिनियन ले सकते हैं एपेक्स कोर्ट का। और जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है उसमें सुप्रीम कोर्ट में एज अ वे ऑफ अपील आता है फ्रॉम द लोअर कोर्ट।
जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुडिक्शन है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो डिसीजन दे सकती है कोई भी डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग। तो किन के रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो कोई भी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उसमें फाइनल से किसका होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का होता है। एंड दोज इन्वॉल्विंग स्टेट सेंटर, जो ही आपको बता दिए गए हैं, फेडरल डिस्प्यूट या किसमें फंडामेंटल राइट में, इनमें सब में ही ओरिजिनल जुडिक्शन होता है। अब रिट जुडिक्शन जो है कि आर्टिकल 32 के अंदर मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट एम्पावर है कि वो रिट इशू कर सकते हैं इंक्लूडिंग हबीसियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, वारंट एंड सेंचुरी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द एग्रीव सिटीजन। अब रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि आर्टिकल जो 256 है वो स्टेट का, डेट जो एग्जीक्यूटिव पावर है एवरी स्टेट की, वो इस मैनर में, मतलब कि कोई भी स्टेट जब भी अपनी एग्जीक्यूटिव पावर किसी लोगों को एग्जीक्यूट कर रही है वो उस मैनर में करेगी अगर किसके साथ, अगर वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए कि जो भी ऑलरेडी सेंट्रल लॉज प्रिवेल हैं कि उसके साथ वो होना ही चाहिए। ये आर्टिकल 256 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो रिमूवल है आर्टिकल 370 एंड 335A का। तो रिसेंटली जो सेंट्रल ने डिसाइड किया कि वो एंड करेगी स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर को दिया जा रहा है आर्टिकल 370 के तहत। तो ये है क्या कि 370 की एक टेम्परेरी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो स्पेशल पावर देता है स्टेट को कि वो अपना ही संविधान अलाउ कर सकती है। एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370 एक्सेप्ट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर और फाइनेंस और कम्युनिकेशन, जो पार्लियामेंट है नीड द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंस फॉर अप्लाइंग ऑल द लॉ, कि ये एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फाइनेंस और कम्युनिकेशन, पार्लियामेंट को स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा कि किसी भी लॉ को अप्लाई करने के लिए। अकॉर्डिंग टू 370 था ये, लेकिन इसको हटा दिया गया। तो हम एक बार ब्रीफ देख रहे हैं। और जो आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेम्स आउट ऑफ द 370, कि ये इससे ही निकल के आए, वो पावर देता है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली को कि वो डिफाइन कर सकती है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट देयर स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस, कि जो स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट है उनको स्पेशल राइट और प्रिविलेज दे सकती है, जो आर्टिकल 35A के अंदर दिया। ये ही इसकी स्टेम है। और न्यूज़ में क्या है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कॉन्फ्रेंस विद द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट प्रोमोगेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 का। तो ये चेंज कैसा कर दिया कि तो ये पहले ऑर्डर के थ्रू ही आया था, प्रेसिडेंट ऑर्डर के, और ये प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू ही इसको चेंज कर दिया, विच स्टेट दैट कि प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अप्लाइबल इन द स्टेट। और जो दिस इफेक्टिवली मीन्स दैट कि जो सभी प्रोविजन है डेट फॉर्म द बेसिस ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के, वो एब्रोगेट हो चुके हैं। एंड विद दिस जो आर्टिकल 35A है वो भी स्क्रैप हो जाता है ऑटोमेटिकली। और इसके ही साथ साथ जो स्टेटरी रेजोल्यूशन है वो अप्रूव किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, रिवोकिंग द अथॉरिटी डेट फॉलो फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो ये बेसिकली सारा है कि ये हट चुका है। और ऑल्सो जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, वो पास कर दिया गया बाय द पार्लियामेंट। जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया 2 यूटीज़ के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर को डिवीजन कर दिया गया एक लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, और जो यूटी है लद्दाख की विदाउट असेंबली। नेक्स्ट देखते हैं कि ये स्क्रैप कैसे कर दिया। तो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रेसिडेंशियल इशू ऑर्डर किया अंडर आर्टिकल 370A कि जो रिमूवल का है वो इसके अंदर ही लिखा हुआ था। एंड दिस क्लोज एनेबल करता है प्रेसिडेंट को कि वो स्पेसिफाई कर सकते हैं मैटर जो भी एप्लीकेबल हैं जम्मू और कश्मीर के, किस कॉन्फ्रेंस में, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट के। तो ऑर्डर जो अमेंड करता है आर्टिकल 367, कि जो आर्टिकल 367 है उसमें गाइडलाइंस लिखी हुई है कि हाउ टू रीड और इंटरप्रेट सम प्रोविजन। और तो उसके अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट है आर्टिकल का डिक्लेयर करता है कि जो एक्सप्रेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट, तो 370 का जो क्लोज 3 है वो स्टेट शैल बी रीड टू मीन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। और उसका जो थर्ड क्लोज है प्रोवाइड करता है कि जो आर्टिकल 370 है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अकॉर्डिंग ही अमेंडेड हो पाएगा। और हाउएवर बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट इट कैन नाउ बी डन अवे बाय रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और दूसरे शब्दों में कहें जो गवर्नमेंट है वो यूज़ कर सकती है पावर अंडर आर्टिकल 370 के क्लोज 1 में, कि वो अमेंड कर सके जो पूरी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के एज पर आर्टिकल 367, विच देन अमेंड कर दिया गया 370 का क्लोज 3 एंड इन टर्न बिकम द ट्रिगर फॉर द स्टेटरी रेजोल्यूशन। और जो रेजोल्यूशन है वो जो भी लाया गया इसको रिपील करने के लिए एज पर जो जम्मू एंड कश्मीर है वॉज अंडर द प्रेसिडेंशियल रूल, जो भी गवर्नर है उनके कॉन्करेंस के साथ उन्हें कंसिडर किया जाएगा एज अ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। तो बेसिकली आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो 370 का रिमूवल है वो इसके अंदर ही लिखा हुआ था, और जो 367 है उसमें जो प्रोसेस है ये मेंशन किया गया
कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कॉन्फ्रेंस के बाद जो अमेंडमेंट हो सकता है। तो और दूसरे शब्दों में कि गवर्नमेंट के पास पावर है 370 के जो क्लोज 1 में कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को चेंज कर सकती है, और वही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि जो इम्प्लीकेशन है इस मूव की कि कंप्लीट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अप्लाई होगा जम्मू एंड कश्मीर में, कोई भी सेपरेट फ्लैग नहीं है इनका। और जो टेन्योर है लेजिस्लेटिव असेंबली का जम्मू एंड कश्मीर की, वो भी 5 साल का है इंस्टीड ऑफ पहले 6 ईयर का था। और रिप्लेस कर दिया जो रणबीर पीनल कोड है, सेपरेट पीनल कोड था जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए, अब आईपीसी ही वहाँ पे चलेगा। और जो आर्टिकल 356 है अंडर विच जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होगा किसी भी स्टेट पे, वो भी अप्लाई होगा जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर की। और जो सेंट्रल कोटा लॉ है इन स्कूल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट जॉब, वो भी अप्लाई होंगी। और जो पीपल हैं फ्रॉम अदर स्टेट में भी एबल कि वो वहाँ पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं और रेजिडेंशियल राइट है उन्हें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आरटीआई वुड बी मेड एप्लीकेबल। और सर्टेन जो प्रोविजन है जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिनाई करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स किसी भी नेटिव वूमेन को जो मैरी कर लेती है किसी पर्सन आउटसाइडर से, वो भी इनवैलिड कर दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इनर लाइन परमिट। रिसेंटली मणिपुर ने लॉन्च किया एक ऑनलाइन पोर्टल फॉर द ट्रेवलर कि जिनको इनर लाइन परमिट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो आईएलपी एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो अलाउ करता है इंडियन सिटीजन को कि वो विजिट कर सकते हैं, स्टे रह सकते हैं स्टेट में जो आईएलपी सिस्टम के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो आईएलपी है इंडियन सिटीजन के लिए, अगर फॉरनर को लाना है तो उन्हें लेना पड़ता है पैप, दैट इज प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, कि वो विजिट करें कि टूरिस्ट प्लेसेस फ्रॉम डिफरेंट एरियाज इन द इनर लाइन परमिट। तो जो सिस्टम है इन फोर्स है कि 4 स्टेट के, तो आप इन्हें याद रखेंगे कि मैन से, तो वो हमने क्यों याद रखा है, डेट इज मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो ये है। और नो इंडियन सिटीजन कैन विजिट एनी ऑफ द स्टेट अनलेस और शी और ही बिलोंग टू दैट स्टेट, और नॉर ही और शी और स्टे बियॉन्ड द पीरियड जो भी आईएलपी में दिया गया है। और जो कॉन्सेप्ट स्टेम है फ्रॉम द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन कि इससे ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो जो इट वाज टू कीप, ये पहले क्यों था कि प्रोटेक्ट किया जा सके क्राउन की और कमर्शियल इंटरेस्ट, कि जो भी व्यापारिक दृष्टि से उनके इंटरेस्ट है उसे प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन एट प्रेजेंट ये सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के रिगार्डिंग है। एंड दिस वाज टू एड्रेस लोकल कंसर्न अबाउट द प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिजिनियस पीपल जो वहाँ पे रह रहे हैं आउटसाइड से। और जो आईएलपी है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव में हम देख भी चुके हैं कि वहाँ पे एक ऑप्शन था कि आईएलपी इज इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑप्शन हमने कट कर दिया था। एंड इट कैन बी ऑब्टेन विदर अप्लाइंग फिजिकली या ऑनलाइन। और इसमें जो डेट ऑफ ट्रेवल लिखी होती है और ऑल्सो स्पेसिफाई करता है पर्टिकुलर एरिया किसी स्टेट में जहाँ पे आपको जाना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो 6 शेड्यूल के एरिया है जिसमें हम ट्रिक्स याद करता है ATM, M, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और जो ये मैन है, तो इनमें जो ओवरलैपिंग एरिया है कि वो केवल एक है, दैट इज मिजोरम। तो ये याद रखेंगे जो 6 शेड्यूल प्लस आईएलपी के दोनों का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया ये अलॉट करेंगे 30% ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बजट फॉर डेवलपिंग ड्राइव्ड एरिया के लिए। तो ये स्टेटरी एडवाइजरी बॉडी है, तो आप ध्यान रखेंगे एडवाइजरी बॉडी है, और जो एस्टेब्लिश की गई एज पर द नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 का जो अमेंड हो गया था 2002 के अंदर। और ये एक नोडल एजेंसी है फॉर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट 8 नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। तो आप देख सकते हैं नॉर्थर्न जो स्टेट है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं कि जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो MOS होते हैं वो वाइस चेयरमैन है। तो जो चीफ मिनिस्टर गवर्नर्स होते हैं, और जो 3 मेंबर हैं इसमें जो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट साहब। एंड इट इज मैंडेटेड कि वो फंक्शन करेगा एज अ रीजनल प्लानिंग बॉडी फॉर द नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन। और जो भी रीजनल प्लान को फॉर्मुलेट करता है कि तो ये प्रायोरिटी देता है उन स्कीम्स और प्रोजेक्ट को जिसमें बेनिफिट हो 2 या उससे ज़्यादा स्टेट का। प्रोवाइडेड डेट इन केस ऑफ सिक्किम जो काउंसिल है वो फॉर्मुलेट करती है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और स्कीम उस स्टेट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल, जो रिसेंटली जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। तो 21 आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ISC का। तो ये सेटअप की जाएगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1990। और ये इसकी जो रिकमेंडेटरी बॉडी है ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू इंटर स्टेट की ये रिकमेंडेशन देती है कि जो भी ये फेडरल रिलेशन के रिगार्डिंग जो भी बात हो रही है, और इसका एम है प्रमोट करना कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम बाय एग्जामिनिंग, डिस्कसिंग, डिलिबरेटिंग ऑन सच इशू। और ये कि परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट।
कि ये परमानेंट नहीं है, कि जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है इसको बना दिया जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ जिन जिन बॉडी के प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन बन जाते हैं तो वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। और चीफ मिनिस्टर जो है ऑल जो स्टेट्स के हैं वो भी इसके स्ट्रक्चर मतलब मेंबर में आते हैं। और चीफ मिनिस्टर यूटी के जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। एडमिनिस्ट्रेटर्स यूटीज़ के नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, कि जो 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जिसमें होम मिनिस्टर भी इंक्लूडेड है, वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को जो मर्ज किया गया, तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज जो दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज किया गया, को एक्ट है कि ये पास किया गया। तो दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो एक्ट है वो अमेंड करता है जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारा, क्योंकि जो मर्ज किया जाए इन दोनों को। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है ये हमारा 368 के परव्यू में नहीं आता, बिकॉज हम चैप्टर 10 ऑफ लक्ष्मीकांत में हम देख चुके हैं कि जो सिंपल मेजोरिटी वाले जो मैटर थे 18 टोटल, तो वो आर्टिकल 368 के परव्यू में नहीं आते। तो उसमें इंक्लूड था जो सेकंड आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 में क्या था, हमने ट्रिक से याद किया था फिदा। तो फिदा क्या था कि एफ से फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, आई से इंक्रीज इन एरिया, डी से डिमिनिश इन एरिया, चेंज इन नेम, तो सब डिस्कस किया था वहाँ पे हमने यूनियन एंड टेरिटरीज में। तो वो आर्टिकल 368 के परव्यू में नहीं आता, आप इन्हें ध्यान रखेंगे। जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है और टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो स्पेसिफाई करते हैं टेरिटरी जो वेरियस स्टेट के अंडर और यूटी के अंदर आती हैं। और जो आर्टिकल 240 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि वो रेगुलेशन बना सकते हैं सर्टेन यूटीज़ के लिए, जिसमें यूटी ऑफ दादर और नागर हवेली दमन एंड दीव इंक्लूड है। और जो एक्ट है अमेंड करता है आर्टिकल को कि जिससे रिप्लेस हो सकते हैं दीज 2 यूटी विद द मर्ज यूटी। तो देखेंगे यहाँ पे वर्ड अमलगेशन यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे मर्ज हो रहा है। दो डिफरेंस होगा, आप दोनों वर्ड में पता होगा आपको। तो देखते हैं जो फर्स्ट शेड्यूल है टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट प्रोवाइड करता है 1 सीट लोकसभा के अंदर टू ईच ऑफ द 2 यूटी। तो एक्ट जो अमेंड करता है शेड्यूल को कि अलोकेट करता है 2 लोकसभा सीट जो मर्ज हो जाती हैं यूटीज़ के अंदर। तो ये पूरा ही क्लियर हो जाना चाहिए। एंड स्टिल आपको वो पूरी ही सीरीज में कुछ डाउट बढ़ता है कि प्लीज़ आप अपने मन में लेके ना बैठिए, आप प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शन, आपको कुछ भी शिकायत है किसी तरीके की। तो एक्ट प्रोवाइड करता है कि जो जुडिक्शन है हाई कोर्ट का बॉम्बे वो कंटिन्यू एक्सटेंड रहेगा जो भी मर्ज यूटी है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस अमेंडमेंट से टोटल जो यूटी है वो 8 हो गई, जैसे आपको प्रीवियस अभी बताया कि 28 स्टेट है, 8 यूटीज़ है। तो जो नेम्स यहाँ पे यूटीज़ के दिए गए और इसमें से दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर है जिनमें लेजिस्लेचर है। पहले दोनों थी, अब जम्मू एंड कश्मीर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 6 शेड्यूल कि रिसेंटली जो नेशनल कमीशन है शेड्यूल ट्राइब के, उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो यूटी बनी लद्दाख को उसे डिक्लेयर कर देना चाहिए ट्राइबल एरिया अंडर द 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ट्राइबल है वो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया कहाँ पे डेजिग्नेट किए जाते हैं, तो वो हमारे आर्टिकल 244 में जो 6 शेड्यूल के अंदर आता है ऑफ द प्रोविजन प्रोवाइड करता है स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन एरियाज जिन्हें डेजिग्नेट किया जाता है शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। और जो 6 शेड्यूल है वो कंटेन करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया 4 नॉर्थर्न स्टेट के लिए, जो आपको याद कराई गई थी ATM की असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और जो प्रोविज़न है इसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है और ये डिफरेंट है जो हम करंट में पढ़ेंगे। बोडोलैंड टेरिटोरियल जो भी जो काउंसिल बनती है तो उसमें ज़्यादा मेंबर होते हैं, वो बाद में हम करंट में डिस्कस करेंगे। तो जो बोडोलैंड इसमें जो ट्राइबल एरिया होते हैं इन दिस स्टेट वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, और जिसमें जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है और एक ऑटोनोमस रीजन होता है, एक सेपरेट रीजनल काउंसिल होती है जिसमें 30 मेंबर होते हैं। करंटली ऐसी 10 काउंसिल हैं। ऐसी इनके पास लेजिस्लेटिव पावर होती है कि कोई भी कानून बनाने के लिए स्पेसिफाइड मैटर में लाइक लैंड, फॉरेस्ट, कैनल, वाटर में, तो जो एसेंट है गवर्नर का उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। जुडिशियल पावर होती है, रेगुलेटरी, और जो टैक्स रेवेन्यू पावर। नेक्स्ट मूव करता है जो भी जुडिशरी प्रोविजन है रिलेटेड टू एडिशन एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो गाइज ये 4th टॉपिक है, ये हमारा इसका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा 5th लेक्चर उसमें डिस्कस करेंगे, वरना जो लेंथ है वीडियो की बड़ी हो जाएगी। And if you have any doubt in any term, just put in the comment section and don't miss to hit the like button. Please सब्सक्रिप्शन पे बटन दब जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।